नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं, ये सीट खास सीट है। इस सीट पर जो जीता वो सिकंदर। आपको बता दूं कि आज हम सिकंदरा विधानसभा सीट की समीक्षा करेंगे, इस सीट को स्कैन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिकंदरा में कौन बन सकता है सिकंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सिकंदरा विधानसभा की सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और जमुई जिले में ही पड़ती है। लेकिन इस सीट की चर्चा इस बार कुछ ज्यादा है। हालांकि यहां से जो विधायक हैं वो हम सेकुलर के प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं, लेकिन उनके टिकट को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि क्या फिर से प्रफुल्ल कुमार मांझी ही प्रत्याशी होंगे या कोई नया प्रत्याशी यहां से एनडीए दे सकता है। और ये बातें भी उठने लगी हैं कि क्या एलजेपीआर के अरुण भारती, जो कि जमुई के सांसद हैं, क्या वो सिकंदरा से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, पहले तो चिराग पासवान की भी बात हो रही थी कि वो सिकंदरा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ एक दिनों से ये चर्चा जोर शोर से चल रही है कि अरुण भारती सिकंदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अभी निर्विवाद रूप से आप कहें तो एलजेपीआर में नंबर 2 की पोजीशन जो है वो अरुण भारती की ही है, चिराग पासवान के बाद। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि वो सांसद भले हैं, लेकिन अगर यहां से चुनाव जीतते हैं तो बाद में जब एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं हैं। कितना सही कितना गलत ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन पता ये भी चल रहा है कि सिकंदरा में एआईएमआईएम भी अपना कैंडिडेट देने वाला है। तो अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट आ जाता है तो सिकंदरा में क्या होगा? तो एक दिलचस्प स्थिति सिकंदरा में बन रही है। उदय नारायण चौधरी का भी नाम महागठबंधन की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में आता है। कभी कभी अर्चना रविदास की चर्चा होती है। तो क्या सिकंदरा में अर्चना रविदास वर्सेस जो है अरुण भारती होगा, जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? अगर ऐसा हुआ तो यहां का चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा। तो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हैं। वैसे आपको बता दूं कि यहां पर 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस 5 बार, सीपीआई 2 बार, जेडीयू 2 बार, हम सेकुलर 1 बार, एलजेपी 1 बार, कौशल पार्टी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार, एसएसपी 1 बार और निर्दलीय 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। यहां के सर्वाधिक सफल उम्मीदवार रहे रामेश्वर पासवान, जिन्होंने कि सिकंदरा विधानसभा सीट का 7 बार प्रतिनिधित्व किया है। प्रयाग चौधरी दूसरे स्थान पर है, उन्होंने 3 बार सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अगर आखिरी 3 चुनाव की बात कीजिए तो हर बार विधायक का चेहरा बदल जा रहा है। जहां 2010 में रामेश्वर पासवान जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 39.39% वोट लाए थे और 12,361 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी और उन्होंने पराजित किया था सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष पासवान को, जिनको कि 26.72% वोट आए थे। इन्हीं सुभाष पासवान को 2015 में एलजेपी ने टिकट दिया था और तब जो है उनको 36.89% वोट आए थे। लेकिन उस वक्त सुधीर कुमार यानी कि बंटी चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी 42.5% वोट से ज्यादा लाकर लगभग 8,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे, 7,990 वोटों से। उस समय महागठबंधन भी था और इसका लाभ सुधीर कुमार को मिला था कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। फिर 2020 आता है। इस बार जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होता है तो ये सीट जो है हम सेकुलर को दी जाती है, जीतन राम मांझी की पार्टी को, और प्रफुल्ल कुमार मांझी जो है वो उम्मीदवार बनते हैं
और उस वक्त जो है एक मल्टी कॉर्नर फाइट हुई, क्योंकि कांग्रेस से सिटिंग एमएलए बंटी चौधरी मतलब सुधीर कुमार थे, तो सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष पासवान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और एलजेपी ने रविशंकर पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो वोटों का बंटवारा हुआ, उसमें जो है प्रफुल्ल कुमार मांझी 30.7% वोट लाकर लगभग 5,500 वोट से चुनाव जीत गए। सुधीर कुमार दूसरे स्थान पर, सुभाष पासवान तीसरे स्थान पर और रविशंकर पासवान चौथे स्थान पर रहे। अब इस बार जो चर्चाएं हैं, अगर आप उसको देखें तो क्या कुछ दिखता है? वो दिखता है कि यहां पर कई दावेदार हैं। अगर आप एनडीए से बात करें तो एक तो प्रफुल्ल कुमार मांझी का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है, सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन चर्चा ये भी है कि जीतन राम मांझी जो है अपने छोटे बेटे के लिए बोध गया की सीट चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। कितना सही कितना गलत बताना अभी मुश्किल है, लेकिन ये चर्चा है। और ऐसे में अगर जो जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण कुमार सुमन अगर बोध गया से लड़ते हैं हम सेकुलर के टिकट पर, तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि सिकंदरा सीट जो है वो छोड़नी पड़े जीतन राम मांझी को। तब ऐसी परिस्थिति में यहां से एलजेपीआर कैंडिडेट दे सकता है। उसमें कुछ एक नाम है, सुभाष पासवान एलजेपीआर में है, उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो लगातार यहां चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर भी रहे हैं, सिर्फ जीते नहीं हैं, तो एक उनकी दावेदारी तो बनती ही है। इसके अलावा पिछली बार रविशंकर पासवान जो है वो लड़े थे एलजेपी के टिकट पर, तो उनकी दावेदारी है। लेकिन पहले जो चर्चा चिराग पासवान की नाम की हो रही थी, अब अरुण भारती के नाम की हो रही है। तो देखना है कि क्या अरुण भारती सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम से मनोज कुमार दास के नाम की चर्चा है और लगता है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। और अगर एआईएमआईएम यहां से चुनाव लड़ता है तो वो जितने भी वोट लेकर आएगा वो आरजेडी या महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अगर आप देखें तो महागठबंधन से जो कुछ नाम सामने आ रहे हैं उसमें उदय नारायण चौधरी का नाम है, गोल्डन दास हैं, ये आरजेडी के दावेदार हैं ये दोनों। इसी में अर्चना रविदास का भी नाम आता है। इसके अलावा कांग्रेस से सुधीर कुमार यानी कि बंटी चौधरी का नाम है, विनोद चौधरी के नाम की भी चर्चा होती है और पशुपति पारस की पार्टी के से भी अगर आप कहिए तो आलोक पासवान के भी नाम की चर्चा होती है। तो अब देखना है कि कौन यहां से उम्मीदवार होते हैं, ये दिलचस्प होगा। वैसे अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो 19% के आसपास हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 1.5% के आसपास हैं, मुस्लिम 12.8% हैं और इसीलिए मनोज कुमार दास जो है ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यादव 19 से 21% है, बहुत अच्छी संख्या है। 32 से 34% एमवाई का इक्वेशन पहुंचता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इतना मजबूत एमवाई होने के बावजूद आरजेडी यहां से कभी चुनाव अब तक नहीं जीत पाया है। इसके अलावा आप देखें तो राजपूत यहां 9 से 10%, भूमियार 5 से 6% और ब्राह्मण 2 से 2.5% है यहाँ पर। तो ये 16-17% सामान्य जाति के वोटर्स, कोयरी, कुर्मी, धानुक को अगर आप मिला दीजिए तो 8 से 8.5% और वैसे 9.5 से 10%। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से वो भी 34 से 36% के आसपास है। तो मुकाबला यहां पर आपको बराबरी का दिखता है। लेकिन अदर ओबीसी 10 से 12% और जो शेड्यूल कास्ट के 19% के आसपास के वोट है वो बहुत निर्णायक साबित होते हैं। तो अगर वोटों का बंटवारा नहीं होता है तो सिकंदरा में एक क्लोज फाइट होगी, पिछली बार भी हुई थी। लेकिन दिलचस्पी इसी बात को लेकर है कि यहां पर कैंडिडेट कौन कौन होंगे, क्योंकि दावेदार तो कई हेवी वेट्स भी सिकंदरा में हैं। तो जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।